दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कासलवेनिया के पहले 2 सीजन्स के स्टोरी को जाना था और आज हम इस शो के 3rd सीजन के कहानी को जानेंगे। अगर आपने कासलवेनिया पे मेरी पहली वीडियो नहीं देख रखी है तो आपको यहाँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर पाए। नाउ ये मेरी साल 2021 की पहली वीडियो है तो मैं आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं और उम्मीद है कि ये साल पिछले साल जैसा नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा हो। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, कासलवेनिया सीजन 3 में 4 कहानियां एक साथ पैरेलल में चलती है जिनको अगर मैं साथ में ही एक्सप्लेन करूं तो बैक एंड फोर्थ जाते जाते आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये कहानियां एक एक करके बताऊंगा ताकि आप सभी कहानी को इंडिविजुअली समझ सकें। सीजन 2 के एंड में हमने बेलमोंट और साइफा को अपने एडवेंचरस जर्नी की ओर बढ़ते देखा था, तो उनकी जर्नी हमारी पहली कहानी होगी। दूसरी कहानी अलुकार्ड की होगी जो अकेला ड्रैकुला के कासल और बेलमोंट लाइब्रेरी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब तीसरी कहानी आइजैक की होगी जो कि डेजर्ट में अपनी डेड आर्मी बना रहा था। और चौथी कहानी कार्मिला और हेक्टर की होगी जहां कार्मिला हेक्टर को बंदी बनाकर अपने राज्य की तरफ बढ़ रही है। तो पहली कहानी में हम साइफा और बेलमोंट को फॉरेस्ट्स में ट्रैवल करते हुए नाइट क्रीचर्स को हंट करते देखते हैं और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अपने ट्रैवल के दौरान वो लिंडनफेल्ड नाम के एक टाउन में पहुंचते हैं जहां वो टाउन के जज से मिलते हैं। यहाँ वो प्रायर साला से भी मिलते हैं जो कि ड्रैकुला के मौत से डिस्टर्ब था और वो जानना चाहता था कि ड्रैकुला को किसने मारा। लेकिन इससे पहले कि ट्रेवर और साइफा कुछ रिवील करते, जज बीच में आता है और प्रायर साला और उसके मॉन्क्स को वहां से जाने के लिए कहता है। इस पॉइंट पे ट्रेवर और साइफा जान पाते हैं कि टाउन के मंक्स थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हैं और ट्रेवर इस बात के जड़ तक पहुंचना चाहता था। तो अगली सुबह साइफा और ट्रेवर लिंडनफेल्ड के जजेस से फिर से मिलते हैं और वो दोनों अपनी ट्रू आइडेंटिटीज जज के सामने रिवील करते हैं। जज भी ये रिवील करता है कि कुछ समय पहले लिंडनफेल्ड पर नाइट क्रीचर्स ने अटैक किया था और उस समय जज और उसकी आर्मी ने उन क्रीचर्स का सामना किया था। लेकिन एक क्रीचर टाउन के चर्च के अंदर जा घुसा था और उसने वहां के मंक से एक एलियन लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया। तभी से साला और उसके मंक्स बिल्कुल बदल गए हैं और तो और तब से चर्च के अंदर अक्सर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग आने लगे। जज साइफा और ट्रेवर को वार्न करता है कि प्रायरी के मॉन्क्स के पास हथियार है और इसीलिए साइफा और ट्रेवर को सावधान रहना होगा। इसी बीच लिंडनफेल्ड टाउन में हम सेंट जर्मेन नाम के एक मिस्टीरियस मजिशियन से मिलते हैं जो प्रायर साला को कन्विंस करके प्रायरी के अंदर पहुंच जाता है और उसे वहां एक तहस नहस पड़ा हुआ चर्च मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, चर्च के बुक्स नीचे पाइल में पड़े थे, क्राइस्ट का क्रॉस उल्टा लटका था और वहां के मंक्स बहुत ही अजीब थे। सेंट जर्मेन साला से बात करता है और उसके आर्म बैंड पे बने सिंबल्स के बारे में भी पूछता है। असल में ये सिंबल हेल को डिनोट करता था और साला ये जानकर सेंट जर्मेन को वहां पड़े बुक्स को स्टडी करने के लिए कहता है ताकि सेंट जर्मेन साला को और नॉलेज दे सके, स्पेशली अबाउट हेल। साला वहां से चला जाता है पर जाते जाते वो सेंट जर्मेन को यह कहता है कि सेंट जर्मेन को प्रायरी के अंदर इधर उधर घूमना मना है। सेंट जर्मेन बुक्स को स्टडी करने लग जाता है और प्रायरी के बाहर साइफा और ट्रेवर भी होते हैं जिन्हें एक मंक रोक लेता है। वो दोनों वहां से चले तो जाते हैं पर वो समझ चुके थे कि प्रायरी के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो नेक्स्ट सीन में हम ट्रेवर को देखते हैं जो लिंडनफेल्ड के फॉरेस्ट में जा पहुंचता है और वहां उसे जज भी मिलता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और जज ट्रेवर से उसके लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करता है कि कैसे वो इस टाउन की देखभाल करता आ रहा है। और फॉरेस्ट से वापस जाते वक्त वो दोनों कुछ घरों के वॉल्स पर एक अजीब सा सिंबल मार्क किया गया देखते हैं। वहीं प्रायरी के अंदर सेंट जर्मेन बुक्स को स्टडी करता है और वहां के मंक्स को आपस में बातें करते देखता है। जब वो मंक्स वहां से चले जाते हैं तो सेंट जर्मेन एक मिस्टीरियस स्टोन की मदद से डायरेक्शन लेते हुए प्रायरी के स्टेयर्स के नीचे जाता है। लेकिन रास्ते में सेंट जर्मेन को साला मिल जाता है और वो सेंट जर्मेन से इधर उधर घूमने के लिए सवाल करने लगता है। सेंट जर्मेन फौरन ही बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वो टाउन में चला जाता है जहां वो साइफा से मिलता है और साइफा सेंट जर्मेन को उसके प्रायरी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और सेंट जर्मेन रिवील करता है कि प्रायरी से नाइट क्रीचर्स की बू आती है और वो प्रायरी के अंदर एक स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहा है।
इतना ही नहीं, वो दोनों टाउन के कुछ घरों पर बने सिंबल्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सिंबल्स काफी ऑड थे और पहले नहीं थे। तभी वहां ट्रेवर आता है और वो सेंट जर्मेन को लेकर टाउन के टैवर्न यानी कि मधुशाला में जाता है। ट्रेवर उसे प्रायरी के बारे में पूछता है और बातों के दौरान सेंट जर्मेन बताता है कि शायद प्रायरी के अंदर एक इनफाइनाइट कॉरिडोर है जो कि एक सिस्टम ऑफ डोर्स होता है जिससे हम डिफरेंट वर्ल्ड्स में जा सकते हैं। सेंट जर्मेन का मानना था कि प्रायरी के अंदर एक इनफाइनाइट कॉरिडोर का रास्ता है जो कि शायद हेल से कनेक्टेड है। वो ये भी रिवील करता है कि इस गेट के थ्रू जाकर वो उस इंसान को ढूंढ सकता है जिसे उसने पास्ट में खो दिया था। अब दोस्तों यहाँ ट्रेवर कुछ और ही सोच रहा था और वो ये कि हो सकता है उस रात को जो नाइट क्रीचर प्रायरी के अंदर गया था वो कभी वहां से वापस ही नहीं निकला, और इस बात से सभी सोच में पड़ जाते हैं। तो उस रात सेंट जर्मेन को बुरे नाइटमेयर्स आते हैं और वो खुद को एक साइकेडेलिक सराउंडिंग में पाता है जहां बहुत सारे रियलिटीज के इमेज दिख रहे थे। सेंट जर्मेन अपने नाइटमेयर से इवेंचुअली जग जाता है और चैन की सांस लेता है। तो अगले दिन लिंडनफील्ड में हम जज को एक छोटे लड़के को डांटते हुए देखते हैं क्योंकि वो लड़का टाउन के अंदर भाग रहा था, और जज उस लड़के को एक सीक्रेट रूट के बारे में बताता है जहां उसे एप्पल्स फ्री में मिलेंगे। एनीवे, सेंट जर्मेन वापस से चर्च के अंदर जाता है और बुक्स को स्टडी करता है। उसे एक पर्टिकुलर बुक मिलता है जो कि उसे शॉक कर देता है क्योंकि इस बुक में हेल के बारे में लिखा गया था, स्पेशली ये कि लोगों को हेल से कैसे वापस लाया जा सकता है। अब ये किताब तो सालों पहले लिखा गया था, लेकिन इसके कुछ पेजेस रिसेंटली फाड़े गए थे और सेंट जर्मेन साला के प्लान्स को लेकर परेशान हो जाता है। सेंट जर्मेन साला से बात करने की कोशिश करता है पर साला उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट हम ट्रेवर को देखते हैं जो कुछ मंक्स को पकड़ लेता है जो कि घरों के वॉल्स पे वो स्ट्रेंज सिंबल्स बना रहे थे। ट्रेवर इन दोनों मंक्स के साथ फाइट करता है और दोनों को हराने के बाद एक मंक को लेकर जज के पास जाता है। वो सभी उस मंक को साला के प्लान्स के बारे में बताने के लिए फोर्स करते हैं पर वो मंक कुछ नहीं कहता। साइफा और ट्रेवर जज को बताते हैं कि साला कुछ तो इविल प्लान कर रहा है, और इसी दौरान हम सेंट जर्मेन को चर्च के स्टेयर से नीचे जाते देखते हैं। सेंट जर्मेन को वहां कुछ स्ट्रेंज लाइट दिखता है और अंदर जाकर उसे वही नाइट क्रीचर दिखता है जो चर्च के अंदर घुस गया था। जी हाँ दोस्तों, ये नाइट क्रीचर एक क्रूसीफिक्स पर पिंड था जिससे सेंट जर्मेन को यह पता चल जाता है कि साला और उसके मॉन्क्स इस क्रीचर को वर्शिप करते हैं। यहाँ सेंट जर्मेन नोटिस करता है कि जमीन पे ब्लड से एक सिंबल बना हुआ है, और इतना ही नहीं, ये वही सिंबल है जो सेंट जर्मेन ने टाउन के अंदर देखा था। तभी वो क्रीचर जागता है और गुर्राता है। सेंट जर्मेन वहां से निकल जाता है और रास्ते में उसे साला मिलता है। सेंट जर्मेन साला को बातों में घुमाकर प्रायरी से बाहर निकल जाता है, पर जाने से पहले वो साला से कहता है कि साला को चर्च छोड़कर भाग जाना चाहिए। दूसरी तरफ जज के क्वार्टर्स में ट्रेवर कैप्टिव रखे मॉन्क से ये बात निकलवा लेता है कि साला उस क्रीचर को बेसमेंट में रख रहा है ताकि वो क्रीचर साला के प्लान्स को अंजाम दे सके। तभी वहां सेंट जर्मेन आ पहुंचता है और वो उन्हें बताता है कि साला कुछ ईविल करने जा रहा है, और वो अजीब सिंबल्स जो टाउन के घरों पर बने हुए हैं उसका इस प्लान में कोई ना कोई रोल जरूर है। वो सभी अब डिसाइड करते हैं कि वो साला से डायरेक्टली जाकर बात करेंगे और उसे रोकेंगे। वो प्लान करते हैं कि वो सभी सेंट जर्मेन को इनफाइनाइट कॉरिडोर तक पहुंचा देंगे और फिर साला से भिड़ेंगे। दूसरी तरफ साला और उसके मॉन्क्स उस क्रीचर से बात करते हैं और कहते हैं कि वो अपने प्लान को शाम होते ही अंजाम देंगे। जब शाम होने को आती है तो सेंट जर्मेन और साइफा जज के आर्मी के साथ प्रायरी तक जाते हैं और साला को पुकारते हैं, लेकिन क्योंकि साला और मंक्स बेसमेंट में थे तो उनका कोई जवाब नहीं आता है। वो क्रीचर जागने लगता है और साला मंक से कहता है कि उनके प्लान का टाइम आ गया है। इसके ठीक बाद लिंडनफील्ड में जिन घरों पे वो स्ट्रेंज सिंबल्स बने हुए थे वो अचानक से जल जाते हैं, जिससे वहां रह रहे लोगों की मौत हो जाती है, और उनके मौत के बाद उनकी सोल्स प्रायरी के उस क्रीचर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे वो क्रीचर ताकतवर हो जाता है। जज की आर्मी और साला के मंक्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है और बेसमेंट में एक पोर्टल खुलता है जो कि डायरेक्टली हेल से कनेक्टेड होता है, और इसी पोर्टल से हेल के ढेर सारे नाइट क्रीचर्स बाहर निकलते हैं। इस सीन को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि पोर्टल के दूसरी तरफ हेल था, और एक पल के लिए वहां हम ड्रैकुला को लीजा के साथ देख पाते हैं। तो इसके ठीक बाद ट्रेवर उस नाइट क्रीचर का सामना करने लगता है और तभी वो क्रीचर क्रूसीफिक्स से खुद को फ्री कर लेता है। साइफा पोर्टल से आ रहे मॉन्स्टर्स को फाइट करती है और ट्रेवर उस क्रीचर को मारने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उस क्रीचर ने इतने सारे सोल्स को ऑब्जर्व कर लिया था वो मर ही नहीं रहा था। इसी दौरान जज साला को अपने सामने पाता है और साला जज को एक नाइफ से मार देता है। मारते वक्त जज साला से कहता है कि फाइट खत्म नहीं हुआ है, और वो साला को एक सीक्रेट पैसेज के बारे में बताता है। जज जमीन पे गिर जाता है पर स्ट्रेंजली हंसने लगता है।
मीनवाइल सेंट जर्मेन पोर्टल को क्लोज करने के लिए स्ट्रगल करता है और हेल से ड्रैकुला पोर्टल को देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सेंट जर्मेन अपना मैजिकल स्टोन उस क्रीचर के एक आई में डाल देता है और पोर्टल का पोजीशन हेल से चेंज होकर एक डिफरेंट जगह पर रुकता है। वो क्रीचर सेंट जर्मेन को पोर्टल के थ्रू फेंक देता है और हम देखते हैं कि पोर्टल क्लोज होने लगता है। सेंट जर्मेन ट्रेवर साइफा को मदद के लिए थैंक यू कहता है क्योंकि सेंट जर्मेन किसी को इनफाइनाइट कॉरिडोर में ढूंढ रहा था और ये सीन देखकर ऐसा लगता है मानो उसे वो इंसान मिल गया। पोर्टल क्लोज होने से पहले सेंट जर्मेन ट्रेवर और साइफा से ये वादा भी करता है कि वो उनसे जल्द ही मिलेगा और फिर पोर्टल बंद हो जाता है। इसके ठीक बाद ट्रेवर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस क्रीचर को भी मार देता है। खैर, मॉन्स्टर्स को मारने के बाद साइफा और ट्रेवर जज के पास पहुंचते हैं और जज उन्हें कहता है कि साला मर चुका है। इतना ही नहीं, वो उन्हें साला के बॉडी को ढूंढने के इंस्ट्रक्शंस भी देता है और उन्हें उसके घर को जला देने के लिए कहता है। साइफा और ट्रेवर फॉरेस्ट में साला को एक पिट के अंदर स्पाइक से इम्पेल्ड और मरा पाते हैं और इसी पिट में उन्हें कुछ छोटे स्केलेटन्स भी मिलते हैं। ये बात उन्हें अजीब लगता है और वो दोनों फिर जज के घर जाते हैं जहां एक सीक्रेट रूम में उन्हें ढेर सारे छोटे बच्चों के शूज मिलते हैं। जहां वो समझ पाते हैं कि जज का अपना ही एक सीक्रेट लाइफ था और वो टाउन के बच्चों को अपने एप्पल ट्री के पास बने पिट में मारकर उनके शूज ट्रॉफीज के तौर पर कलेक्ट करता था। अगर आपको याद हो तो पहले के एक सीन में जज ने एक बच्चे को एप्पल ट्री के पास भेजा था और वो बच्चा फिर वापस नहीं आया, विच मीन्स कि वो जज के पिट में गिरकर मारा गया होगा। ये सब जानकर साइफा और ट्रेवर काफी गुस्सा हो जाते हैं और साइफा मैजिक से जज के घर को जला देती है। वो दोनों टाउन से चले जाते हैं और ट्रेवर अब मॉन्स्टर फाइटिंग नहीं करना चाहता था। पहली और सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। नाउ सेकेंड स्टोरी अलुकार्ड की है जहां वो अकेला अपने लोनली लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि अकेलेपन के कारण उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन पे प्रभाव पड़ रहा था। मीनवाइल फॉरेस्ट में अलुकार्ड को कुछ कदमों की आहट आती है और वो इवेंचुअली दो लोगों से मिलता है जो अलुकार्ड को ढूंढते हुए वहां आए थे। असल में ये दोनों वैम्पायर हंटर्स थे और इनका नाम सुमी और टाका था। वो दोनों चो नाम के एक वैम्पायर को ढूंढते हुए वहां आए थे जो कि ड्रैकुला के आर्मी में थी। अब चो तो मर चुकी थी पर वो अलुकार्ड से मदद मांगते हैं ताकि आगे जाकर वो दोनों वैम्पायर्स को हंट कर सके और अलुकार्ड उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अलुकार्ड सुमी और टाका को अपने कासल के अंदर लेकर आता है और उनसे ये भी जानता है कि कैसे चो ने उन्हें कैद करके रखा था ताकि वो उनसे लड़कर उन्हें एक एक करके मारती रहे। उन्हें हर दिन टॉर्चर किया जा रहा था और तब से सुमी और टाका मौके की तलाश में थे ताकि वो चो को खत्म कर सके। बट देन चो को ड्रैकुला ने अपने वॉर काउंसिल में बुला लिया था। इसका फायदा उठाकर सुमी और टाका ने चो के सारे गार्ड्स को मार दिया और चो के सारे प्रिजनर्स को भी आजाद कर दिया। ये सब करने के बाद वो दोनों चो की तलाश में निकल पड़े थे और इवेंचुअली अब अलुकार्ड तक पहुंच पाए हैं। खैर, सुमी और टाका फॉरेस्ट में अलुकार्ड से ट्रेनिंग लेते हैं पर उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है एज इफ वो दोनों अलुकार्ड को पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते थे। अलुकार्ड इन दोनों को कासल और लाइब्रेरी की टूर भी देता है और वो उन्हें वैम्पायर की एनाटॉमी के बारे में भी बताता है। इन सब के दौरान सुमी और टाका अलुकार्ड को अकेले में डिस्कस करते हैं और बाद में अलुकार्ड उन्हें कासल के रूम्स का टूर देता है। सुमी और टाका अलुकार्ड से कासल के सीक्रेट्स के बारे में पूछते हैं लेकिन अलुकार्ड बात को टाल देता है। तो उस रात जब अलुकार्ड अपने कासल में सो रहा होता है तो वहां सुमी और टाका आते हैं और वो तीनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक सुमी और टाका अलुकार्ड को बेड से बांध देते हैं जिस वजह से अलुकार्ड मूव नहीं कर पाता। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये दोनों अलुकार्ड को ही मारने का प्लान बना रहे थे ताकि वो उस कासल के सीक्रेट्स को जानकर सभी वैम्पायर्स को हंट कर पाए। लेकिन तभी अलुकार्ड अपनी मैजिकल स्वॉर्ड की मदद से सुमी और टाका का गला काट देता है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। अलुकार्ड दुखी होता है क्योंकि उसने सुमी और टाका पे भरोसा करके उन्हें सब कुछ सिखाया था पर उन दोनों के लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से अलुकार्ड को उन्हें मारना पड़ा। इस घटना के बाद अलुकार्ड सुमी और टाका के बॉडीज को कासल के बाहर लटका देता है ताकि कोई भी ह्यूमन वहां ना आए और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अलुकार्ड ठीक ड्रैकुला की तरह बनता जा रहा था। दूसरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ थर्ड स्टोरी कार्मिला और हेक्टर की है जहां कार्मिला अपने राज्य स्टीरिया पहुंचती है। यहाँ वो अपने वैम्पायर सिस्टर स्ट्रीगा, मोराना और लेनोर से मिलती है जो कि उसका 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। कार्मिला ने अपनी ये जर्नी पैदल तय करी थी और इसलिए वो थोड़ा चिढ़ी हुई थी। हेक्टर अब उनके पास बंदी होता है और वो उसे नंगा करके एक सेल में डाल देते हैं जहां हेक्टर को टॉर्चर किया जाता है।
कार्मिला अपने सिस्टर्स को सजेस्ट करती है कि ड्रैकुला के एब्सेंस में उन्हें ईस्ट के राज्यों को अपने कंट्रोल के अंदर ले लेना चाहिए और उन बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए वो हेक्टर को यूज करके अपने लिए एक आर्मी तैयार करना चाहती है। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि क्योंकि उन्होंने हेक्टर को इतना टॉर्चर किया था तो उसे अपने प्लान में शामिल करना मुश्किल होगा और इसीलिए लेनोर हेक्टर को कन्विंस करने की जिम्मेदारी लेती है। लेनोर हेक्टर के पास आती है जहां हेक्टर लेनोर को ट्रिक करके मारने की कोशिश करता है, पर लेनोर बहुत स्ट्रांग थी और वो हेक्टर को आसानी से हरा देती है। वो इसके लिए हेक्टर को पनिश भी करती है, बट देन नेक्स्ट डे लेनोर हेक्टर के पास फिर से आती है और हेक्टर उसे बताता है कि उसे कार्मिला के प्लान्स के बारे में पता है। वो दोनों बात करने लगते हैं और लेनोर हेक्टर से पूछती है कि ड्रैकुला ने तो उसे झूठ बोलकर यूज किया था, बट हेक्टर को जो एक्चुअली में चाहिए वो शायद लेनोर उसे दे सके। ये बात सुनकर हेक्टर अपने डिफेंसेस नीचे कर देता है, जिसके बाद वो लेनोर से चीजें डिस्कस करने लगती है। लेनोर धीरे धीरे हेक्टर को मैनिपुलेट करने लगती है और वो हेक्टर को कपड़े वगैरह देती है। लेनोर हेक्टर का ट्रस्ट जीतने लगती है और वो सजेस्ट करती है कि उन्हें वॉक पे बाहर जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रिगा के कहने पर लेनोर हेक्टर को लीश में डालकर वॉक पर ले जाती है। हेक्टर भी लेनोर की बातों से धीरे धीरे सहमत होने लगता है, जिससे वो वल्नरेबल होने लगता है। दूर से कार्मिला और स्ट्रिगा लेनोर हेक्टर की बातें सुनते रहते हैं और वो हेक्टर का मजाक बनाते हैं। खैर, जब लेनोर हेक्टर को वापस सेल के पास लेकर जाती है तो इस बार वो हेक्टर को एक नए सेल में रखती है जहां एक स्टडी और बेड भी होता है और हम व्यूअर्स यहाँ देखते हैं कि कैसे हेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए लेनोर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर स्ट्रिगा पे फोकस करता है जहां वो सो नहीं पाती है और वो मैप्स वगैरह को स्टडी करती है ताकि एक बढ़िया बैटल प्लान बनाया जा सके। मोराना स्ट्रिगा को सोने कहती है, लेकिन स्ट्रिगा बहुत परेशान थी क्योंकि वो वॉर प्लानिंग के चार्ज में थी। दूसरी तरफ लेनोर हेक्टर को मैनिपुलेट करके उसके साथ इंटीमेट होने में सक्सेसफुल हो जाती है। जब ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो लेनोर हेक्टर को मैनिपुलेट करके ये कहलवा लेती है कि हेक्टर हमेशा लेनोर के प्रति लॉयल रहेगा और मौके का फायदा उठाकर लेनोर एक रिंग हेक्टर को पहना देती है, जिससे वो हेक्टर को एक स्पेल से बांध लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये मैजिकल रिंग हेक्टर को एक ऐसे स्पेल में बांध दिया था जिसके तहत हेक्टर हमेशा लेनोर के प्रति लॉयल रहेगा और अगर हेक्टर ऐसा ना करता है तो ये रिंग उसे असहनीय दर्द देगा। आखिरकार हेक्टर ने खुद ही बोला था कि वो उसके प्रति लॉयल रहेगा, ऑल्दो बहुत ही इंटीमेट सिचुएशन में। लेनोर हेक्टर को एक कुत्ते की तरह बांधकर अपने सिस्टर्स के पास लाती है और वो सबको अपने प्लान के बारे में बताती है। लेनोर बताती है कि उसने एक मजिशियन की मदद से कुछ रिंग्स बनाए थे जिसमें बाइंडिंग स्पेल था। लेनोर ने एक रिंग हेक्टर को पहना दिया है जिससे हेक्टर लेनोर के प्रति लॉयल बन गया और ऐसे में अगर हेक्टर नाइट क्रीचर्स बनाएगा तो वो क्रीचर्स भी लेनोर के प्रति लॉयल रहेंगे। इतना ही नहीं, लेनोर ने अपने सिस्टर्स के लिए भी रिंग्स बनाए थे जिससे हेक्टर और उसके क्रीचर्स उन चारों सिस्टर्स के प्रति लॉयल रहेंगे। लेनोर के सिस्टर्स उसे एडमायर करते हैं और हेक्टर फिर से यूज होकर परेशान हो जाता है। लेनोर हेक्टर के साथ वहां से जाती है और वो हेक्टर को बताती है कि उसने बेसिकली हेक्टर को उसका पेट बना लिया है, जस्ट लाइक हेक्टर जो कि बचपन में डेड एनिमल्स को अपना पेट्स बनाता था। थर्ड स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ फोर्थ एंड फाइनल स्टोरी में हम आइजैक को डेजर्ट से पास करते हुए देखते हैं, जो कि नाइट क्रीचर्स की एक आर्मी तैयार कर चुका है जो कि उसके प्रति लॉयल थे। वो एक दुकान पे आ पहुंचता है जहां का ट्रेडर आइजैक को एक डिस्टेंट मिरर देता है जिसकी मदद से आइजैक हेक्टर को स्टीरिया के सेल्स में देख पाता है और अब वो हेक्टर को उसके धोखे के लिए पनिश करना चाहता था। अब आइजैक को कौन बताए कि हेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पनिश हो रहा है। खैर, आइजैक उस मिरर के साथ वहां से जाता है पर बाहर उसे कुछ गार्ड्स मिलते हैं और वो आइजैक को वहां से जाने के लिए कहते हैं। आइजैक उनसे बात करने की कोशिश करता है पर जब वो गार्ड्स नहीं मानते तो वो अपने नाइट क्रीचर्स उन पर रिलीज कर देता है। आइजैक अब वहां के पोर्ट के पास जाता है जहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम कैप्टन था। कैप्टन आइजैक को जेनोवा तक अपने शिप पे ले जाने का प्रस्ताव रखता है, जिसके बदले में आइजैक के नाइट क्रीचर्स कैप्टन और उसके आदमी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा आइजैक कैप्टन को कुछ कॉइन्स भी देने का वादा करता है। तो शिप पे ट्रैवल करते वक्त आइजैक अपनी कहानी कैप्टन के साथ शेयर करता है और बदले में कैप्टन उसे सजेस्ट करता है कि आइजैक को बदले के बजाय अपनी पावर्स और नॉलेज की मदद से ह्यूमैनिटी को काइंडनेस सिखाना चाहिए और ये सब सुनकर आइजैक सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान आइजैक जेनोवा पहुंच जाता है पर वहां का सार्जेंट आइजैक का रास्ता रोक देता है। आइजैक सार्जेंट से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है पर जब सार्जेंट उसकी आर्मी नहीं मानते तो आइजैक अपने क्रीचर्स उन पे छोड़ देता है।
यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आइजैक अपने एक नाइट क्रीचर से बात करता है और वो उस क्रीचर से पूछता है इफ उसे याद है कि इससे पहले उसकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। वो क्रीचर कहता है कि एक जमाने में वो एथेंस में एक स्कॉलर हुआ करता था, लेकिन उसे वहां टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद खुद को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरों को धोखा दिया। यही वजह है कि उसे हेल में भेजा गया और फिर वो एक नाइट क्रीचर में तब्दील हो गया। ये क्रीचर आइजैक को शुक्रिया कहता है क्योंकि आइजैक ने उसे एक नया जीवन दिया है। खैर, आगे अपनी जर्नी के दौरान आइजैक एक खाली शहर में पहुंचता है जिसे एक मजिशियन कंट्रोल कर रहा था और उसने वहां के लोगों को इनस्लेव कर लिया था। ये बातें आइजैक को एक बूढ़ी मजिशियन बताती है जिसका नाम मिरांडा था और वो ये भी कहती है कि वो अब पहले जैसी स्ट्रांग नहीं है, तो वो उस मजिशियन से नहीं भिड़ सकती। मिरांडा आइजैक को बताती है कि उस मजिशियन के पास एक बड़ा सा ट्रांसमिशन मिरर है जिसकी मदद से आइजैक अपने पूरे आर्मी को लेकर स्टीरिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आइजैक को उस मजिशियन को हराना होगा और ये काफी मुश्किल होगा क्योंकि उस मजिशियन ने टाउन के सभी लोगों को कंट्रोल करके अपनी आर्मी में शामिल कर लिया था। ये सुनकर आइजैक फौरन ही मजिशियन के टाउन में पहुंच जाता है और वो अपने नाइट क्रीचर्स के आर्मी के साथ मजिशियंस के स्लेव्स को टफ फाइट देता है। बट देन आइजैक की आर्मी भी मजिशियन की आर्मी भारी पड़ती है और आइजैक एक ग्रीन लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है क्योंकि मजिशियन वहीं छुपा हुआ था। रास्ते में मजिशियन के स्लेव्स आइजैक का रास्ता रोकते हैं, पर आइजैक आगे बढ़ता रहता है। इतना ही नहीं, वो मजिशियन के स्लेव्स को मारकर उन्हें नाइट क्रीचर्स में तब्दील करके खुद की आर्मी भी बढ़ाता रहता है। आइजैक लाइट हाउस के टॉप में पहुंच जाता है जहां मजिशियन उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कुछ सेकंड के लिए हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है एज इफ आइजैक भी उस मजिशियन के कंट्रोल में आ गया है। लेकिन दोस्तों, आइजैक मजिशियन को हरा कर मार देता है और इससे टाउन के स्लेव्स पे जो मैजिक था वो टूट जाता है। चारों तरफ बॉडीज नीचे गिरने लगती है और आइजैक प्लान करता है कि वो इन बॉडीज को यूज करके अपनी एक बहुत ही बड़ी सी आर्मी बनाएगा क्योंकि ये सभी लोग मरे हुए थे। आइजैक को यहाँ वो मिरर भी मिल जाता है जिसकी मदद से वो अपनी पूरी आर्मी को स्टीरिया एक साथ पहुंचा सके और सीजन 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कासलवेनिया के सीजन 3 की कहानी और अब मैं सीजन 4 की एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन को लेकर कुछ प्रेडिक्शंस करूंगा। तो इस सीजन में हमने 4 प्लॉट्स को फॉलो किया। पहला ट्रेवर और साइफा का आर्क, दूसरा आलुकार्ड की कहानी जहां वो धीरे धीरे ड्रैकुला जैसा बन रहा है, तीसरा हेक्टर का आर्क और फाइनली आइजैक का आर्क और उसकी जर्नी जिसमें वो बहुत पावरफुल बन चुका है। सीजन 3 में ये चारों प्लॉट अलग अलग थे, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये चारों प्लॉट्स अगले सीजन में एक दूसरे से क्लैश करेंगे। कार्मिला और आइजैक की आर्मी शायद एक दूसरे से टकराएंगे और क्योंकि आइजैक हेक्टर को मारना चाहता है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो कार्मिला की आर्मी कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा इस सीजन में हमने आइजैक को मोरालिटी से स्ट्रगल करते देखा है, तो इट्स पॉसिबल कि अगर वो कार्मिला से टकराने के बाद बच जाता है तो वो अपने नॉलेज को यूज करके कुछ अच्छा करेगा। ऑल्टरनेटिवली आई थिंक इट्स पॉसिबल कि कार्मिला और आइजैक दोनों ही इस फाइट के बाद मारे जाएंगे। मोरओवर सीजन 3 में यह रिवील हुआ कि प्राइडे का नाइट क्रीचर आइजैक का था और इसीलिए वो ड्रैकुला को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक नेक्स्ट सीजन में आइजैक खुद ड्रैकुला को वापस लाने की दोबारा कोशिश करेगा और इस सिचुएशन में आइदर वो सक्सेसफुल होगा या फिर खुद मरकर ड्रैकुला को हेल में ज्वाइन करेगा। अब सीजन के एंड में हम देखते हैं कि ट्रेवर अब मॉन्स्टर से फाइट करना चाहता है, पर क्योंकि आलुकार्ड भी धीरे धीरे ड्रैकुला जैसा बन रहा है, तो शायद फ्यूचर में ट्रेवर और साइफा आलुकार्ड के अगेंस्ट लड़ेंगे और इसमें सेंट जर्मेन ट्रेवर और साइफा की मदद कर सकता है, स्पेशली क्योंकि उसने कहा था कि वो ट्रेवर और साइफा से जल्द ही मिलेगा। हमें सेंट जर्मेन के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है और ना ही उस इंसान के बारे में जिसे उसने इन्फिनिटी कॉरिडोर में खो दिया था। तो आई थिंक हमें सेंट जर्मेन के बारे में भी सीजन 4 में देखने को मिलेगा। एक आखिरी प्रेडिक्शन ये कि शायद ड्रैकुला वापस आएगा और वो आलुकार्ड के साथ मिलकर बाकी के आर्मीज को हराएगा जो कि कार्मिला और उसके सिस्टर्स बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड प्रेडिक्शंस फॉर कासलवेनिया सीजन 4 और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।